देखिए अपन इसमें जो अध्याय नंबर 6 अपन अध्ययन कर रहे थे चैप्टर 6 को, कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला, उसमें सबसे पहले अपन ने पिछले लेक्चर में इसमें जान लिया था अदिश गुणनफल, क्योंकि इस चैप्टर का हिस्सा था। अब अदिश गुणनफल जो अपन ने पढ़ा था, यानी डॉट प्रोडक्ट, या उसे कह सकते हैं अपन बिंदु गुणनफल भी अपन ने उसे कहा था, उसके कॉन्सेप्ट अपन ने जान लिए थे। अब उस पर आधारित एक जो एग्जाम्पल है उसे सोल्व करके फिर अपन बातें करेंगे कार्य की। तो देखिए अपन सबसे पहले अपन इसमें सोल्व करने जा रहे हैं, वो है एग्जाम्पल नंबर 6.1, यानी कि छठे चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, अदिश गुणनफल ज्ञात करना है अपन को। देखिए क्वेश्चन में क्या अपन को दिया हुआ है वो चीज देखेगा। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि बल F वेक्टर इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk, 3ik प्लस 4jk माइनस 5kk। यहां मैं मात्रक लिख देता हूं न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन लेंगे अपन। बल F वेक्टर इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तथा विस्थापन S वेक्टर इज इक्वल टू, तथा विस्थापन S वेक्टर इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 5ik प्लस 4jk, 5ik प्लस 4jk प्लस 3kk, प्लस 3kk मीटर। ये दिया हुआ है न्यूटन में, ये अपन लिख दिया है मीटर में। ध्यान रहे वैसे बुक के अंदर तो इस एग्जांपल में मात्रक लिखे हुए नहीं है, लेकिन अपन इनके मात्रक यूज कर रहे हैं। मीटर ये है, मीटर है। ज्ञात कीजिए, दो वैल्यूज ये ज्ञात करवा रहे हैं भाई इस क्वेश्चन में। ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ये पूछ रहे हैं F वेक्टर और S वेक्टर के मध्य का कोण। F वेक्टर व S वेक्टर के मध्य का कोण, एक तो ये ज्ञात करना है। सेकंड ये जो पूछ रहे हैं, इस एक क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है उसमें पूछ रहे हैं ये F वेक्टर का S वेक्टर पर प्रक्षेप, F वेक्टर का S वेक्टर पर प्रक्षेप। ये लो, ये दो क्वेश्चन हैं। अब इनको अपन सोल्व करते हैं, देखिएगा। तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन को जो डाटा दिया है वो नोट करो आप। आपको दिया हुआ है F वेक्टर इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk माइनस 5kk न्यूटन, और S वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 5ik प्लस 4jk प्लस 3kk मीटर। ये लो। अब नंबर फर्स्ट, सबसे पहले इन दोनों के मध्य का कोण यानी कि थीटा अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिएगा अपन पढ़ चुके हैं अदिश गुणनफल के उदाहरणों में कि कार्य इज इक्वल टू क्या था, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यानी कि उस फॉर्मूले को आप यूज कर लो। ये लो है W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर इज इक्वल टू FS cos थीटा से। यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले से देखता हूं तो आप गौर कीजिएगा, cos थीटा इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर अपोन में FS, यानी कि F का परिमाण और S का परिमाण। ये लो, इससे अपन अब थीटा की गणना करेंगे। F वेक्टर की वैल्यू देखिएगा, आपके पास दी हुई है 3ik प्लस 4jk माइनस 5kk, फिर डॉट S वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 5ik प्लस 4jk प्लस 3kk। फिर आ जाओ F वेक्टर का परिमाण यानी उसका मैग्नीट्यूड। तो देखो कैसे लेंगे, आप जानते हैं इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 5 का भी स्क्वायर। माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। सीधे अपन इनकी वैल्यू रख देते हैं लोग सोल्व करके। वैसे एंगल का मैंने फॉर्मूला लिख चुका हूँ, तो देखिएगा 3 का तो हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, माइनस 5 का हो जाएगा 25। अब आ जाओ नेक्स्ट, S वेक्टर का
परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वही तरीका, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, ये लो। कोस थीटा इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट कीजिए। इसमें ध्यान रहे डॉट प्रोडक्ट हल करते वक्त आप केवल समान समान को ही गुणा करें, क्योंकि असमान वाले एकांक सदिश तो परस्पर लंबवत हैं, तो उनका मान तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप सिंपल सा शॉर्ट में आई को आई से, जे को जे से और के को कैसे करेंगे, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा 5 आई कैप 3 आई कैप, तो ये हो जाएगा 15, फिर 4 का 4, ये हो गया है 16, 3 माइनस 5, ये हो गया है 15 माइनस के अपॉन में। अब देखो 9 प्लस 16 प्लस 25, 9 यानी कि 16 और 9 25, 25 50, ये हो गया है रूट ऑफ 50 और ये हो गया है 25। अब देखिएगा आगे भाई नेक्स्ट, इसको भी अगर अपन देखें तो 16 9 25, ये भी हो गया है रूट ऑफ 50, रूट ऑफ 50, रूट ऑफ 50 अपने पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब अपन इसी को आगे देखें भाई, यानी कि मेरे पास ये 15 से 15 तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि 16 अपॉन में रूट ऑफ 50, रूट ऑफ 50 यानी कि 50, 8 अपॉन में 25, 8 को 25 से अब आप डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 0.32। अब इसके आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहाँ देख रहा हूँ, यानी कि मेरे पास जो वैल्यूज आ गई हैं वो वैल्यू आ गई है कोस थीटा इज इक्वल टू 0.32। तो मैं इसे लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0.32। इसी फॉर्मेट में अपन को आंसर लिखना होता है। तो ये अपने पास ये आंसर आ गया है कि थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0.32। लेकिन अगर आप इसकी कोस की टेबल से अगर वैल्यू देखें तो ये वैल्यू होती है 71.3 डिग्री, ये आता है। लेकिन इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल इतना ही आपको सोल्व करना होता है। नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहे हैं ये सेकंड में, एफ वेक्टर का एस वेक्टर पर प्रक्षेप। तो देखिए भाई एफ वेक्टर का एस वेक्टर पर प्रक्षेप यानी बल का विस्थापन पर प्रक्षेप, तो कैसे लिखा जाएगा, इसका मतलब है ये एफ कोस थीटा हो गया भाई, प्रक्षेप का मतलब यही तो हुआ एफ का। अगर ये कहते एस का एफ वेक्टर पर प्रक्षेप तो इसे पर क्या लिखते हैं, एस कोस थीटा। तो देखिए यहां ये जो वैल्यू हो जाएगी एफ, एफ का मैग्नीट्यूड यानी एफ का परिमाण कितना है भाई, यहां पर देखो ये लिखा है मैंने रूट ऑफ 50 है। फिर आ जाओ कोस, कोस थीटा की वैल्यू देखो आप, कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास भैया, देखो आप कोस थीटा इज इक्वल टू आ गया है 8 अपॉन में 25, या यूँ कह सकता हूँ 16 अपॉन में 50। ये लो सोल्व कीजिए, रूट ऑफ 50 से 50 को कैंसिल किया तो 16 अपॉन में रूट ऑफ 50 आ गया, 16 अपॉन में रूट ऑफ 15। अगर रूट ऑफ 50 आ गया है, अब इसे अपन सोल्व करें, देखो 5 50 10 यानी कि ये वैल्यू आएगी 2.26, ये लो न्यूटन में। यहां अपन ने ये क्वेश्चन अपने पास वेल अपडेट कंप्लीट सोल्व हो गया है। अब अपन इसके बाद अब बातें करेंगे कार्य है क्या, कार्य अपन कहते किसे हैं, अब उसकी अपन बातें करते हैं। आप इसे नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, जो कि बुक का अपन ने एग्जाम्पल नंबर 6.1 जो अपन ने सोल्व कर लिया है।
अब देखिए भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है कार्य या वर्क। कार्य या वर्क क्या मतलब है? देखो, कार्य को अपन दो प्रकार से कार्य कहते हैं, एक आंतरिक कार्य होता है, एक बाह्य कार्य होता है। जैसे कोई व्यक्ति सोच रहा है, पढ़ रहा है, ये भी एक प्रकार से कार्य है। और लेकिन कोई व्यक्ति किसी वस्तु को धक्का दे रहा है, वो भी एक कार्य है। लेकिन फिर अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी व्यक्ति का सोचना, किताब को पढ़ना, ये वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य नहीं कहलाते हैं, ये आंतरिक कार्य है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य से अपना तात्पर्य होगा कि जब अपन किसी वस्तु पर बल आरोपित करें और वस्तु का विस्थापन बल की लंबवत दिशा के अतिरिक्त किसी भी अन्य दिशा में हो जाए। क्या कहा मैंने? जब अपन किसी वस्तु पर बल आरोपित करें और वस्तु का विस्थापन बल की लंबवत दिशा के अतिरिक्त किसी भी अन्य दिशा में हो जाए तो कार्य किया गया माना जाता है। ये अपन सिंपल कह सकते हैं। कार्य होने के लिए दो शर्तें जरूरी है। पहला, बल आरोपित होना चाहिए। दूसरा, वस्तु का विस्थापन बल की लंबवत दिशा के अतिरिक्त किसी भी दिशा में हो जाए। लंबवत दिशा में नहीं होना चाहिए, वहां कार्य शून्य होगा। क्यों होगा अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन लिख दे कि कार्य है क्या। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु को, आरोपित बल वस्तु को बल की लंबवत दिशा को छोड़कर, वस्तु को बल की लंबवत दिशा को छोड़कर, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु को बल की लंबवत दिशा को छोड़कर किसी भी और दिशा में विस्थापित कर दे, को छोड़कर किसी भी और दिशा में विस्थापित कर दे, किसी भी और दिशा में क्या कर दे, उसे विस्थापित कर दे, किसी और दिशा में विस्थापित कर दे, तो इस बल द्वारा वस्तु पर कार्य किया गया माना जाता है। कर दे तो इस बल द्वारा वस्तु पर कार्य किया गया माना जाता है। ये लो, तो इस बल द्वारा वस्तु पर कार्य कैसा मानते हैं? कार्य हो गया। अगर किसी वस्तु पर अपन ने बल आरोपित किया है और वस्तु का विस्थापन बल की लंबवत दिशा को छोड़कर किसी भी अन्य दिशा में हो गया तो वस्तु पर अपन क्या करेंगे? कार्य किया गया मान लेंगे। अब देखिए, इसी में अपन नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा था कार्य करने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। कार्य होने के लिए, कार्य होने के लिए दो शर्तें आवश्यक है। कौन कौन सी दो शर्तें हैं? नंबर 1, पहला तो बल लगाना आवश्यक है। बल नहीं लगेगा तो कार्य अपन मानेंगे नहीं। दूसरा, वस्तु का विस्थापन भी होना चाहिए लेकिन बल की लंबवत दिशा को छोड़कर। नंबर 1 क्या बताया मैंने? बल लगाना आवश्यक है, बल लगाना आवश्यक है। नंबर 2 दूसरी शर्त, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन बल की लंबवत दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में होना चाहिए। वस्तु का विस्थापन
बल्कि लंबवत दिशा को छोड़कर, वस्तु का विस्थापन बल्कि लंबवत दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में होना चाहिए। ये लो, ये अपने पास कार्य होने के लिए क्या है, दो शर्तें हैं। अब देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्य को अपन फिजिक्स में कैसे डिफाइन करें कि कार्य है क्या। तो अपन यूं कह सकते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग, या यूं कह सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल है वही क्या है, वास्तव में कार्य है। तो मैं यूं कह सकता हूं बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या है, कार्य के तुल्य होता है। यानी कार्य का जो मापन है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के रूप में किया जाता है। तो मैं सिंपल यूं कह सकता हूं, देखो कार्य यानी कि वर्क, यूं कह सकते हैं कार्य का मान बल व विस्थापन के अदिश गुणनफल यानी कि बिंदु गुणनफल, कार्य का मान बल व विस्थापन के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। कार्य का मान बल व विस्थापन के अदिश गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है। अर्थात यूं कहा जा सकता है, यानी कि कार्य जो W है वो बल मैंने मान लिया F वेक्टर और विस्थापन मैंने क्या ले लिया, S वेक्टर। तो इन दोनों का कैसा हो गया, ये अदिश गुणनफल हो गया। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के तुल्य है। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं Fs cos थीटा। यहां पर थीटा क्या है, इनके मध्य का कोण आ गया है। अब आप गौर कीजिएगा, यहां ये जो W = Fs cos थीटा आया है, इसी को मैं थोड़ा डिफाइन और कर लूं। देखो ये मेरे पास जैसे सपोज करो कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर यहां ये मैंने बल F वेक्टर लगाया है। बल लगाते ही वस्तु का विस्थापन अगर इस दिशा में है और ये इनके मध्य का क्या है भाई, कोण है। ये इनके मध्य का क्या आ गया है, कोण। अब देखिए यहां W = Fs cos थीटा को मैं किस तरह से और आगे क्लियर कर सकता हूं, देखिएगा। मैं इसे इस तरह से कह दूं, नंबर फर्स्ट मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं। देखो W = Fs के साथ क्या लगा दूं मैं, cos थीटा, यानी कि Fs cos थीटा। याद करो मैंने जब अदिश गुणनफल पढ़ाया था तब इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यानी कि वाकई में जो कार्य आ रहा है, यानी कि कार्य जो आ रहा है बल द्वारा किया गया कार्य, वो एक्चुअली किसके बराबर आ रहा है, देखो बल द्वारा किया गया कार्य किसके इक्वल आ रहा है, गौर करें, बल F आ गया इनटू बल की दिशा में, यानी विस्थापन का बल की दिशा में क्या हो रहा है, घटक, इनटू विस्थापन का बल की दिशा में क्या लिख दिया मैंने, घटक। यानी बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, बल इनटू विस्थापन का बल की दिशा में घटक। तो अपन यो भी कह सकते हैं कि कार्य है क्या, बल और विस्थापन का बल की दिशा में घटक का जो गुणनफल है वही क्या है, कार्य है। यहां पर भी अपन ऐसा ही कर सकते हैं। देखो अगर यहां पर भी मैं अगर कार्य को डिफाइन करूं तो देखिएगा भाई कैसे लिख सकता हूं, नंबर सेकेंड गौर कीजिए। W = मैं इसे कह सकता हूं F cos थीटा इंटू S, बिल्कुल कह सकता हूं F cos थीटा इंटू S कह सकता हूं। मैं इसे यो भी कह सकता हूं S इंटू F cos थीटा। ये लो, बात तो एक ही। अगर ऐसा कह दिया है तो देखिएगा बल द्वारा किया गया कार्य यहां क्या होगा, बल द्वारा किया गया कार्य = क्या बन रहा है बताइए, विस्थापन इनटू बल का विस्थापन की दिशा में घटक।
विस्थापन इनटू बल का विस्थापन की दिशा में घटक। ये लो, तो कार्य को अपन और यूं भी कह सकते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि बल द्वारा किया गया कार्य, बल और विस्थापन का बल की दिशा में घटक, या बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, विस्थापन इनटू बल का विस्थापन की दिशा में घटक। यही क्या है भाई, कार्य है। अब देखिए यहां अपन ने एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। कार्य का इंट्रोडक्शन अपन ने पूरा कर लिया है। मेन फॉर्मूला कार्य के लिए यह है और ये आपको स्ट्रिक्टली याद रखना है। ये अगर याद है तो कार्य संबंधी सारे कॉन्सेप्ट अपन पूरे कर सकते हैं। अब अपन जरा इस फॉर्मूले से अगर बातें देखें कि कार्य कहां कहां शून्य हो सकता है, कैसे कैसे अपने पास शून्य हो सकता है। अगर f का मान 0 है तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। s का मान 0 है, मैंने कि मैं बल तो लगा रहा हूं। जैसे पहली बात करूं, मैं बल का मान 0 कर दूं, अगर बल ही नहीं लग रहा है तो कार्य का मान तो शून्य होगा। f = 0 तो w = क्या हो जाएगा, 0। s 0 हो यानी बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा हो। क्या ऐसा संभव है? मैं अपने सिर पर कोई वजन रख के खड़ा हूं धूप के अंदर काफी देर तक, तो किया गया कार्य क्या काउंट होगा, शून्य काउंट होगा। मैं किसी भारी चट्टान पे धक्का दिए जा रहा हूं, बल लगा रहा हूं उसके ऊपर, लेकिन चट्टान अपने स्थान से नहीं खिसक रही है, इसका मतलब किया गया कार्य शून्य, क्योंकि विस्थापन क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो यहां ऐसी स्थिति में विस्थापन अगर शून्य है तो किया गया कार्य भी क्या है, शून्य होगा। नंबर 3 आप देखें यहां पर कोस के साथ क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो भी कार्य शून्य होगा। अगर कोई कुली किसी क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर सिर पर बोझा रख करके चले जा रहा है तो उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा शून्य? क्योंकि गुरुत्वीय बल तो कहां लग रहा है, नीचे की ओर, और वो क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर यूं चल रहा है, यानी कि गुरुत्वीय बल तो कहां लग रहा है, उस पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि इनके बीच का एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। तो किया गया कार्य क्या हुआ, उसका शून्य। ध्यान रहे उस कुली द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य है। फिर उसे थकान क्यों हुई? उसे थकान इसलिए हुई क्योंकि वो घर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है। घर्षण बल उसकी गति के विरुद्ध है। अब जैसे मैंने किसी दीवार को धक्का दिया और दीवार नहीं हिली, फिर भी मेरी एनर्जी लॉस तो हुआ, मुझे थकान महसूस हुई कि कहीं ना कहीं मैंने कार्य तो किया है। तो वहां कार्य कैसा होता है, मांसपेशीय कार्य होता है, लेकिन मैंने जो बल लगाया उस बल के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है। तो ये कार्य का अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने जान लिया है। अब अपन कार्य की स्थितियों की चर्चा करेंगे कि कार्य कहां पर शून्य होगा, कहां पर धनात्मक होगा और कहां पर ऋणात्मक होगा। इस बारे में और अपन इसकी चर्चाएं करते हैं। देखिएगा, अब अपन इसमें बातें करेंगे कार्य शून्य होने की स्थितियां कौन कौन सी हैं। कार्य शून्य होने की स्थितियां, इन पर आधारित क्वेश्चन भी अपनी बुक में दिया हुआ है, अनसोल्व्ड क्वेश्चन, जो कि अपन चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। कार्य शून्य होने की स्थितियां कौन कौन सी संभव है। तो देखिए नंबर 1 पहली स्थिति, वही 3 स्थितियां बन सकती हैं। एक में तो क्या हो, f0 हो, एक में क्या हो, s0 हो, और एक में थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। ये तीनों स्थितियां ही होंगी। तो देखिए नंबर फर्स्ट पहली स्थिति में बात कर लेता हूं, जब f इजिकल टू क्या हो, 0 हो। तो गौर कीजिए फॉर्मूले से W इजिकल टू भी क्या होगा, 0 होगा। यानी आरोपित बल अगर शून्य है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य, कंफर्म होगा। अब इसका एग्जाम्पल अपन देखें, वो जरा महत्वपूर्ण अपने पास बन जाता है कि जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, अगर वस्तु के ऊपर बहुत सारे बल लग रहे हैं लेकिन साम्य अवस्था में वस्तु है, यानी संतुलन अवस्था में आ गई। देखिए चलो इसे अपन लिख ले कि नंबर फर्स्ट, जब F इजिकल टू 0 हो तो W इजिकल टू क्या होगा, 0 होगा।
अब जरा अपन इसका उदाहरण देखें। अब इसका उदाहरण क्या बनेगा वो देखिए। यदि वस्तु साम्यावस्था में हो, यदि वस्तु साम्यावस्था में हो अर्थात उस पर लग रहे सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो, अर्थात उस पर लग रहे सभी बलों का यदि वस्तु साम्यावस्था में हो अर्थात उस पर लग रहे सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो, परिणामी बल शून्य हो, परिणामी बल शून्य हो, तो सभी बलों द्वारा नेट कार्य शून्य होगा। तो सभी बलों द्वारा नेट कार्य शून्य होगा। नेट कार्य शून्य होगा कैसे? जैसे देखें, जैसे मान लिया कोई विलगित पिंड है, अंतरिक्ष में है, गति के दौरान किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। जैसे किसी विलगित यानी आइसोलेटेड, सेपरेट, जैसे किसी विलगित पिंड की, जैसे किसी विलगित पिंड की अंतरिक्ष में गति के दौरान किया गया कार्य, पिंड की अंतरिक्ष में गति के दौरान किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो देखो पहली स्थिति अपन ने जान ली है कि कार्य कहाँ शून्य होगा। नंबर सेकंड स्थिति जब विस्थापन शून्य होगा तो भी क्या होगा भाई? कार्य शून्य होगा, क्योंकि W = Fs cos थीटा, बल तो अपन लगा रहे हैं लेकिन वस्तु का विस्थापन ही नहीं हो रहा, तो भी किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। देखिए नंबर सेकंड, दूसरा केस अपन देख रहे हैं कि जब S = 0 हो, S = 0 हो तो W = भी क्या होगा? 0 होगा। ये लो, अब जरा अपन इसके भी तो एग्जाम्पल देखें, क्योंकि उदाहरणों से ये चीज एक्सप्लेन होगी। उदाहरण में नंबर ए अपन के एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे मनुष्य किसी दीवार या भारी पिंड को विस्थापित करने का प्रयास करे और अगर उसे नहीं विस्थापित कर पा रहा है तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी भारी पिंड या दीवार को विस्थापित करने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति किसी भारी पिंड या दीवार को विस्थापित करने का प्रयास करे और भारी पिंड या दीवार विस्थापित न हो, प्रयास करे और भारी पिंड या दीवार विस्थापित न हो तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य आरोपित
बल द्वारा तो वजने हो तो व्यक्ति द्वारा आरोपित बल द्वारा, तो व्यक्ति द्वारा आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन का मान क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। यही में लिखा है, कोई व्यक्ति किसी भारी पिंड या दीवार को विस्थापित करने का प्रयास करे और भारी पिंड या दीवार विस्थापित नहीं हो तो व्यक्ति द्वारा आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। अब इसमें फिर ये क्वेश्चन अपना आप पूछा जाता है कि जब उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है तो फिर उसे थकान क्यों महसूस हुई, क्या कारण था? तो इसमें अपन जवाब क्या देंगे? क्योंकि वो मांसपेशीय कार्य करता है। ध्यान रखना, हमेशा कार्य दिए गए बल के लिए पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त भी इस बात को ध्यान रखना है कि भाई किस बल के लिए पूछा जा रहा है। जैसे कि कुली फर्श के ऊपर चल रहा है तो गुरुत्वीय बल के लिए पूछा जा रहा है, घर्षण बल के लिए पूछा जा रहा है, किस बल के लिए पूछा जा रहा है कार्य, उस बल के संदर्भ में ही अपन को जवाब देना है। तो देखो, कोई व्यक्ति किसी भारी पिंड या दीवार को विस्थापित करने का प्रयास करे और भारी पिंड या दीवार विस्थापित नहीं हो तो व्यक्ति द्वारा आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन देखो, परंतु वह मांसपेशीय कार्य करता है, यानी उसकी मांसपेशियां तो फैलती सिकुड़ती ही है। नंबर बी एग्जाम्पल और अपन लें, अगर कोई व्यक्ति किसी भार को उठाकर खड़ा है तो भी उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन तो शून्य है। जब कोई व्यक्ति किसी भार को उठाकर खड़ा हो, इसमें भी कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा। जब कोई व्यक्ति किसी भार को उठाकर स्थिर खड़ा हो, जब कोई व्यक्ति किसी भार को उठाकर कैसा खड़ा हो? स्थिर अगर खड़ा हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। तो अपने देखो, कार्य शून्य होने की दो स्थितियां जो जान ली है, F0 और S0। अब अपन तीसरी स्थिति जानेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो उसमें कार्य शून्य कहाँ कहाँ होगा? देखो, जैसे कुली वाला एग्जाम्पल मैंने लिया आपको बताया था। इसके अलावा अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य क्यों होता है? क्योंकि यहाँ बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परस्पर लंबत होंगे। तो यहाँ इन एग्जाम्पल्स को और अपन नोट करते हैं। देखो, नंबर 2 केस तक अपन ने जान लिए हैं, जब F0 हो। नंबर सेकेंड, जब S0 हो। अब नंबर 3 की अपन बात करेंगे इसमें। देखिए अभी नंबर 3, तीसरा केस ले रहे हैं, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो अगर थीटा 90 डिग्री है यानी बल भी लग रहा है और वस्तु का विस्थापन भी हो रहा है, फिर भी कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो देखिए, यही मैं लिख रहा हूं, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो W इज इक्वल टू एफ एस कोस 90, और cos 90 की वैल्यू क्या है? 0। तो इस स्थिति में भी क्या गया कार्य क्या हो गया? शून्य, यानी बल भी है विस्थापन भी है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखें अपन उदाहरणों में। नंबर ए उदाहरण में इसका क्या ले लो? देखो, वर्तुल पथ पर यानी वृत्तीय गति हो रही हो, वर्तुल पथ पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य। वर्तुल पथ पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा
बल द्वारा किया गया कार्य। अब देखो भाई, यहां अगर अपन देखें तो आप गौर कीजिएगा, ये वर्तुल पथ पर गति हो रही है। यहां अभिकेंद्रीय बल तो कहां लग रहा है, केंद्र की ओर, और विस्थापन की डायरेक्शन ये होगी। आप हर स्थिति में आप गौर करें कि विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है, जबकि अभिकेंद्रीय बल F इस डायरेक्शन में है। तो इनके बीच का एंगल हर स्थिति में क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। ये आप देख रहे हैं। तो इसलिए अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। नंबर बी एग्जाम्पल ले रहे हैं। गतिशील सरलोलक के धागे का तनाव सदैव, गतिशील यही कह सकते हैं जो दोलन कर रहा है, गतिशील सरलोलक यानी कि दोलन करता हुआ सरलोलक कह सकते हैं। गतिशील सरलोलक के धागे का तनाव भी एक प्रकार का बल है, अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। गतिशील सरलोलक के धागे का तनाव सदैव विस्थापन के लंबवत होता है, का तनाव सदैव विस्थापन के लंबवत होता है। गतिशील सरलोलक के धागे का तनाव सदैव विस्थापन के क्या होता है, लंबवत होता है। इसीलिए तनाव बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अतः तनाव बल द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, शून्य। ये लो, क्यों होगा शून्य, देखो अपन देख लें। अब ये भी जाना है, मैंने लिख दिया कारण भी। ये दृढ़ आधार है, ये सरलोलक, ये माध्यावस्था से अगर यहाँ इस स्थिति में यूँ आता है, आप गौर कीजिएगा धागे के अंदर तनाव T इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका विस्थापन इस डायरेक्शन में होगा। तो एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है। यानी कि परस्पर दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। नंबर सी, एक एग्जाम्पल और अपन लिख लें। जब कोई कुली सिर पर बोझा रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर गति करता है, जब कोई कुली सिर पर बोझा रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलता है, तो उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन ध्यान रहे वो कार्य किसके विरुद्ध करता है, घर्षण बल के। तो देखो जब कोई कुली सिर पर बोझा रखकर, जब कोई कुली सिर पर बोझा रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलता है तो उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। तो उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन ध्यान रहे, परंतु वह घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है। देखिए भाई कैसे, जैसे ये कोई क्षैतिज प्लेटफॉर्म है, ये चलो कुली बना देते हैं अपन, ये अपने सिर पर बोझा रख करके चले जा रहा है।
आप गौर कीजिएगा, इसका विस्थापन इस डायरेक्शन में है, जबकि उस पर जो गुरुत्वीय बल है mg वो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। तो विस्थापन और गुरुत्वीय बल यानी भार, इसके बीच के अंदर जो बल है, इसके बीच में जो कोण है, यानी जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के लिए किया गया कार्य क्या आता है, शून्य। तो यहाँ अपन ने देखो कार्य शून्य होने की 3 स्थितियों की चर्चाएं कर ली है। कौन कौन सी 3 स्थितियां? पहली, जब f 0 हो तो भी कार्य शून्य होगा। दूसरी, जब s 0 हो तो भी कार्य शून्य होगा, एग्जाम्पल भी अपने साथ साथ देखें। फिर तीसरा, जब f और s दोनों तो हो रहे हैं लेकिन थीटा का मान कितना आ रहा है, 90 डिग्री, तो भी कार्य क्या होगा, शून्य होगा, जिसके अपन ने एग्जाम्पल देख लिए। अब अपन बात करें कार्य के धनात्मक होने और ऋणात्मक होने। अगर बल के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है, बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, तब तो कार्य धनात्मक होगा, और विपरीत दिशा में होगा तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य अक्सर क्या है, ऋणात्मक है। कैसे है, अब इसको और अपन समझते हैं। देखो, तो यहां अपन ने कार्य शून्य होने की स्थिति अपन ने जान ली है, आप इसे नोट कर लें। तो देखिए भाई, अब अपन इसमें बात कर रहे हैं कार्य धनात्मक होने की स्थिति। कार्य धनात्मक होने की स्थिति। कि कार्य किस स्थिति में कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो देखो, अगर कोण का मान जान लें, जब अगर मान लो कोण जो थीटा है, उस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो क्या हो, कम हो, यानी कि न्यून कोण हो, लेकिन 0 डिग्री के बराबर या उससे अधिक हो, यानी कि 0 से 90 के बीच में हो। 0 तो हो लेकिन 90 डिग्री नहीं हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर कार्य का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो देखिए, तो कार्य कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। तो W कैसा लेंगे अपन, पॉजिटिव होगा। जैसे अब इसके एग्जांपल्स देखें अपन, उदाहरण। अब उदाहरणों के अंदर नंबर 1, पहला उदाहरण अगर मैं बात करूं, किसी स्प्रिंग को खींचे अपन, तो किसी स्प्रिंग को खींचने पर खिंचाव बल द्वारा क्या है, कार्य क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि अपन ने स्प्रिंग को खींचा है। तो जो अपन ने बल लगाया है उसी दिशा के अंदर क्या हो रहा है, उसका विस्थापन हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं नंबर 1, स्प्रिंग को खींचने पर या स्प्रिंग को खींचने में खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग को खींचने में खिंचाव बल द्वारा, खींचने में खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग को खींचने में खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य। एक एग्जांपल तो ये आ गया। दूसरा एग्जांपल, भार को ऊपर उठाने में लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। ध्यान रखना, भार को अगर अपन ऊपर उठा रहे हैं तो अपन ने जो बल लगाया है भार को उठाने के लिए, उस बल द्वारा किया गया कार्य तो धनात्मक होगा। लेकिन गुरुत्वीय बल की बात करें तो गुरुत्वीय बल के लिए तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि उठाया अपन ने ऊपर है और गुरुत्वीय बल कहां लग रहा है, नीचे की ओर। लेकिन उठाए गए बल के लिए कैसा होगा, ये धनात्मक होगा। तो अपन यूं कह सकते हैं नंबर बी, भार को ऊपर उठाने में लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, भार को ऊपर उठाने में लगाए गए बल
बल द्वारा किया गया कार्य, भार को ऊपर उठाने में लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये अपन ने देख लिया है। लेकिन अगर गुरुत्वीय बल की बात की जाए तो गुरुत्वीय बल के लिए तो क्या हो जाएगा, मान ऋणात्मक होगा। फिर नंबर सी एग्जाम्पल मैं कह दूं, घोड़ा गाड़ी को खींचते समय घोड़े द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उस बल के द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो चलो मैं नंबर सी को भी लिख देता हूं। घोड़ा गाड़ी खींचते समय, घोड़ा गाड़ी यानी कि जिसे अपन तांगा भी कहते हैं, घोड़ा गाड़ी खींचते समय घोड़ा गाड़ी खींचते समय घोड़े द्वारा लगाए गए, खींचते समय घोड़े द्वारा लगाए गए बल, घोड़े द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य। नंबर डी एक एग्जाम्पल और अपन लिख लेते हैं। अगर किसी वस्तु को खुरदरे तल पर अपन खींचने, तो खींचने पर खिंचाव बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कार्य कैसा होगा, धनात्मक। लेकिन अगर इसकी बात करें घर्षण बल के लिए, तो घर्षण बल तो उसके विपरीत है, तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य तो क्या होगा, ऋणात्मक। लेकिन खिंचाव बल के लिए कार्य कैसा हो गया, धनात्मक हो गया। तो देखो नंबर डी एग्जाम्पल और मैं लिख सकता हूं, स्प्रिंग या सॉरी किसी वस्तु को खुरदरे तल पर, किसी वस्तु को खुरदरे तल पर, किसी वस्तु को खुरदरे तल पर खींचने पर, खुरदरे तल पर खींचने पर खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य, खींचने पर खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य, ये सारे के सारे कैसे होंगे, कार्य धनात्मक होंगे। देखो खींचने पर खिंचाव बल द्वारा, तो इसकी पर खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक। इन चारों स्थितियों में खिंचाव बल द्वारा कार्य, स्प्रिंग को खींचने में खिंचाव बल द्वारा किया कार्य धनात्मक, भार को ऊपर उठाने में लगाए गए बल द्वारा किया कार्य धनात्मक, घोड़ा गाड़ी खींचते समय घोड़े द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, किसी वस्तु को खुरदरे तल पर खींचने पर खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य ये भी कैसा होगा, धनात्मक। इन दोनों इस चारों स्थितियों में किया गया कार्य क्या है, धनात्मक है। धनात्मक कार्य ये दर्शा रहा है कि लगाए गए बल का क्या हो रहा है, समर्थन हो रहा है। चलो इसको अपन नोट लगा के ले लेते हैं, नोट में अपन लिख सकते हैं, धनात्मक कार्य यह दर्शाता है कि धनात्मक कार्य यह दर्शाता है कि धनात्मक कार्य यह दर्शाता है कि बाह्य बल पिंड की गति का समर्थन कर रहा है, कि बाह्य बल पिंड की गति का समर्थन कर रहा है। धनात्मक कार्य यह दर्शाता है कि बाह्य बल पिंड की गति का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। तो ये अपन ने पॉइंट नोट कर लिए हैं कार्य धनात्मक होने की स्थिति। देखो अपन ने क्या क्या जाना, कार्य के शून्य होने की स्थितियां अपन ने पढ़ ली है, कार्य के धनात्मक होने की स्थितियां भी अपन ने जान ली है। अब अपन जानेंगे कार्य के ऋणात्मक होने की स्थिति। तो कार्य ऋणात्मक कहां कहां होगा, जब वस्तु का विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो रहा हो। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी भार को ऊपर की ओर उठा रहा है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य तो क्या है, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि भार ऊपर उठा रहा है, लेकिन जो बल लगाया है उठाने के लिए उसके लिए तो कार्य धनात्मक हो जाएगा। यानी कार्य सदैव दिए गए बल के लिए ज्ञात करना है अपन को, जो बल दे रखा है कि किस बल के लिए पूछा गया है उस बल के लिए ही अपन को क्या करना है, कार्य को ज्ञात करना है। तो देखिए अब अपन कार्य की ऋणात्मक वाली बात को देखें तो घर्षण बल के लिए कार्य कैसा होगा,
ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि वो हमेशा गति का क्या है, विरुद्ध है, जिधर वस्तु का विस्थापन हो रहा है। देखिए हुए, अब अपन देख रहे हैं कार्य ऋणात्मक होने की स्थिति। कार्य ऋणात्मक होने की स्थिति। कार्य किस किस स्थिति के अंदर ऋणात्मक होगा उसको अपन अब देख रहे हैं। देखिए, अब इसके भी एग्जाम्पल्स अपन देखें, नंबर या इसके उदाहरण। कार्य ऋणात्मक कहां हो सकता है, पहले ये देखें अपन। अगर ऐसा हो, यानी कि जो थीटा है, जो एंगल है, उसका मान जो है वो अधिक हो, किससे, 90 डिग्री से ज्यादा हो। लेकिन ध्यान रखना 90 डिग्री नहीं हो, 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि 90 होते तो शून्य हो जाएगा। और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। या यूं कह सकते हैं 180 डिग्री भी हो। अगर 180 डिग्री है तो भी मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और 180 से 90 के बीच में हो, लेकिन 90 नहीं हो, 180 तो हो, तो W कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये लो भाई, कार्य का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिएगा, उदाहरण में नंबर ए, सबसे पहला अपन एग्जाम्पल इसका देखें। किसी वस्तु को अगर अपन ऊपर उठा रहे हैं तो जो उठाव बल लगाया है उसके लिए किया गया कार्य तो धनात्मक है, लेकिन गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा है, ऋणात्मक है। तो देखिए भैया, नंबर ए के अंदर मैं क्या लिखूंगा, किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर, किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। भाई एंगल 180 हो गया, और 180 अगर एंगल हो गया 180 डिग्री, तो कोस 180 का मान क्या होता है, -1। नंबर बी एग्जाम्पल देखें। नंबर ए अपन ने ले लिया है, बी अपन देख सकते हैं। जब कोई पिंड किसी खुरदरी सतह पर गति करता है तो घर्षण बल द्वारा क्या कार्य भी क्या होगा, 0। तो इस पॉइंट को भी अपन लिखें। जब कोई पिंड किसी खुरदरी सतह पर गति करता है, जब कोई पिंड किसी खुरदरी सतह पर गति करता है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, ये भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। नंबर सी एग्जाम्पल देखो। अगर कोई गतिशील वाहन है और उस गतिशील वाहन के अपन ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक लगाने पर जो कार्य है वो भी कैसा है, ऋणात्मक, क्योंकि गति के विरुद्ध हो गया। यानी कि मंदक बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो नंबर सी एग्जाम्पल में ये भी लिख सकता हूं कि गतिशील वाहन में ब्रेक लगाने पर, गतिशील वाहन में ब्रेक लगाने पर
गतिशील वाहन में ब्रेक लगाने पर मंदक बल द्वारा किया गया कार्य। मंदक बल द्वारा मंदक बल द्वारा किया गया कार्य। नंबर डी, एक और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, वो ये ले सकते हैं कि यहां तक अपन गतिशील देखेंगे, जब एक कोई धनात्मक कण किसी अन्य धनात्मक कण की ओर जाता है, कोई पॉजिटिव चार्ज है किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज की ओर जाता है, तो आपको पता है एक दूसरे को क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो ऐसी स्थिति में भी विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। नंबर डी एग्जांपल, जब एक धनात्मक कण जब एक धनात्मक कण अन्य किसी धनात्मक कण की ओर जाता है, जब एक धनात्मक कण किसी अन्य धनात्मक कण की ओर जाता है, जब एक धनात्मक कण किसी अन्य धनात्मक कण की ओर जाता है, तो स्थिर विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। तो स्थिर विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ध्यान रहे, धनात्मक जो कार्य था यानी पॉजिटिव जो वर्क था वो तो बल का समर्थन कर रहा था, और ऋणात्मक कार्य इसका मतलब उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो अपन इसके लिए यो कह सकते हैं, ये लीजिए भाई, तो इसके नोट में अपन यो कह सकते हैं कि जो ऋणात्मक कार्य है वो बल का क्या करेगा, विरोध। मैंने क्या कहा था, धनात्मक कार्य यह दर्शाता है कि बाह्य बल पिंड की गति का क्या कर रहा है, समर्थन, और यहां क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं ऋणात्मक कार्य यह दर्शाता है कि बाह्य बल पिंड की गति का विरोध, कि बाह्य बल पिंड की गति का विरोध कर रहा है। और आप सभी एग्जाम्पल्स में इस चीज को देख सकते हैं कि गति का ऊपर उठा रहे हैं तो गुरुत्व बल उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। पिंड किसी खुरदरी सतह पर गति कर रहा है तो उसका विरोध घर्षण बल कैसे कर रहा है, उसके विपरीत लग के। वाहन के ब्रेक में भी आ गया, और एक पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज की ओर जा रहा है तो भी उसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। यानी क्यों कह सकते हैं ऋणात्मक कार्य यह दर्शाता है कि बाह्य बल पिंड की गति का क्या कर रहा है, विरोध। तो देखिए भाई, कार्य ऋणात्मक होने की स्थिति अपने जानी। इसके एग्जाम्पल देखो, नंबर ए, किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। नंबर बी, जब कोई पिंड किसी खुरदरी सतह पर गति करता है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, सही है। नंबर सी, गतिशील वाहन में ब्रेक लगाने पर मंदक बल द्वारा किया गया कार्य। नंबर डी, जब एक धनात्मक कण किसी अन्य धनात्मक कण की ओर जाता है तो स्थिर विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। यह इन सभी स्थितियों में किया गया कार्य कैसा आ रहा है, ऋणात्मक। यहां अपन ने कार्य की बातें करी हैं, कुछ तथ्य कार्य के और अपन जानेंगे, इसके मात्रक वगैरह। फिर उसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, फिर कार्य और गतिज ऊर्जा के बीच में एक रिलेशन है जिसे अपन कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, उसका अपन पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद फिर अपन इन पर आधारित जो आंकिक प्रश्न होंगे उनको अपन देखेंगे। देखिएगा ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में शामिल है जो कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो कि आपके आगे के सभी चैप्टरों के अंदर क्या होंगी, ये इंक्लूड होंगी।